नमस्कार साथियों, मैं आशीष मौर्य आप सभी का फिर से एक बार ज्ञान धन अकेडमी में हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों ना, आज हम लोग बेहतरीन टॉपिक से चर्चा करेंगे। टॉपिक्स आपके सामने लिखे हैं बोर्ड पे। घर्षण बल, कार्य ऊर्जा शक्ति, पदार्थ की अवस्थाएं, पदार्थ का वर्गीकरण, कोशिका और कोशिका के भाग। ध्यान दीजिए, फिजिक्स भी कवर करेंगे, केमिस्ट्री भी और जीव विज्ञान भी। अभी तक केवल फिजिक्स चल रहा था लगातार। कुछ लड़कों की शिकायत थी, सर केवल फिजिक्स चला रहे हैं, जीव विज्ञान केमिस्ट्री कब चलाएंगे। तो हम सब साथ में अब लेके चलते हैं, दो टॉपिक सबका कवर करेंगे और यकीन मानिए पेपर से पहले सब कवर करा दिया जाएगा। क्विक रिवीजन है, मतलब ज्यादा समझाया नहीं जाएगा, बस चीजों को आपके सामने रखा जाएगा जो डायरेक्ट पेपर में क्या होंगी, छपेंगी। हो चुका आगाज लड़का, युग बदलने की तैयारी है, जीत उसी की होगी साथियों जिसका संघर्ष लास्ट तक जारी रहेगा। पूरा शिद्दत से वीडियो में बने रहिए। यकीन मानिए जैसे ही लेक्चर खत्म होगा ना, इससे जो बनने वाले क्वेश्चन होंगे हम आपके सामने एकदम पूरी तरीके से रख देंगे। पेपर में आप क्या करिएगा, गलती मत करिएगा, जो बताया गया वही आंसर लगाइएगा। चलिए ध्यान दीजिए, पहला क्या शुरू करते साथियों, घर्षण बल। अच्छा, बल के बारे में हो चुका है, ठीक है, बल के बारे में कंप्लीट लेक्चर हो चुका है। अगर आप नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा, जरूर देख लीजिए। टोटल 2 लेक्चर कंप्लीट हो गए, ये तीसरा लेक्चर है। चलिए ध्यान दीजिए, घर्षण बल की बात कर लेते हैं। घर्षण बल क्या होता है ना, सब लोग जानते हैं, जब दो चीजें आपस में क्या करती हैं, रगड़ खाती है ना, उसी को क्या कहते हैं, घर्षण कहते हैं। घर्षण बल ध्यान दीजिएगा 3 हैं। कितने हैं? 3 होते हैं। स्थैतिक, ध्यान दीजिएगा, एक इंपॉर्टेंट है यहाँ पे क्योंकि पेपर में पूछता है। स्थैतिक घर्षण, दूसरा सीमांत घर्षण, ध्यान से समझते चलिएगा, सीमांत घर्षण, और तीसरा है गतिक घर्षण। 3 है, तीनों में से क्या पूछता है, ध्यान दीजिए, तीनों में से ये पूछेगा ना किसका मान अधिक और किसका मान कम होता है। ध्यान दीजिएगा, सबसे अधिक मान होता है स्थैतिक घर्षण का, सबसे कम होता है गतिक घर्षण का। बीच में है सीमांत वाला, तो वो बीच में है। पेपर में क्या छपेगा कि कौन से घर्षण का मान सबसे अधिक होता है। ऑप्शन में तीनों होंगे, कौन सा लगाइएगा, स्थैतिक घर्षण। जब वस्तु रुकी रहती है उस पे स्थैतिक घर्षण काम करता है, जब जस्ट चलने वाली रहती है उस पे सीमांत घर्षण, और जब चल रही होती है गतिक घर्षण। चलिए अगला ध्यान दीजिए, अगला पॉइंट्स कि घर्षण बल लगता कैसे है। ध्यान दीजिएगा, कोई वस्तु यहाँ पे रखी है ना, कोई वस्तु किसी मेज पे क्या की गई साथियों, रखी गई है। इधर से इस पे एक बल लग रहा है, इधर से मान लीजिए हम क्या कर रहे हैं, धक्का दे रहे हैं, कुछ बल लगा के, चलिए F बल लगा के। ध्यान दीजिएगा, तो वस्तु बल के, देखिए बल इधर से इधर लगा ना, तो जो वस्तु में घर्षण बल होगा हमेशा बल के विपरीत होगा। मतलब घर्षण बल किधर लगेगा साथियों, बल के विपरीत दिशा में। ठीक है, पेपर में क्या छपता है कि घर्षण बल की दिशा होती है बल के दिशा के विपरीत, बल के दिशा के समान, बल के दिशा के लंबवत, ऐसे करके ऑप्शन बनाएगा। कहाँ पे मारिएगा, बल की दिशा के विपरीत में। चलिए ध्यान दीजिएगा, घर्षण बल कंप्लीट। हाँ, स्थैतिक घर्षण, सीमांत घर्षण, गतिक घर्षण। सबसे अधिक किसका मान, स्थैतिक घर्षण, सबसे कम किसका, गतिक घर्षण, और घर्षण बल की दिशा किधर होगी, सदैव बल के विपरीत दिशा में। चलिए अब अगला जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कार्य ऊर्जा शक्ति। बार बार इससे पेपर में क्वेश्चन पूछता है रेलवे विभाग। ध्यान दीजिएगा, अगर रेलवे विभाग का कोई बहुत बढ़िया फेवरेट टॉपिक है ना, हाँ, कार्य ऊर्जा शक्ति फिक्स है, हर एक शिफ्ट में एक क्वेश्चन जरूर डालेगा। कार्य से चाहे ऊर्जा से चाहे शक्ति से जरूर देगा 100%। चलिए ध्यान दीजिएगा, हम लोग क्या बात करेंगे साथियों, कार्य ऊर्जा और शक्ति की। कार्य क्या होता है समझ लीजिएगा। चलिए पहले बात कर लेते हैं कि इसकी कार्य यानी वर्क। ध्यान दीजिएगा, कार्य यानी वर्क की फार्मूला क्या होता है, W बराबर FD cos थीटा। ध्यान दीजिएगा, FD cos थीटा। क्यों ऐसा होता है, देखिए ऐसा क्यों होता है। W बराबर वास्तव में फार्मूला होता है F वेक्टर, ध्यान दीजिएगा, F वेक्टर और डॉट D वेक्टर। क्या फार्मूला होता है साथियों, F वेक्टर डॉट D वेक्टर। क्या है F वेक्टर डॉट D वेक्टर, है ना। F बल है, बल कैसी राशि है, सदिश, इसीलिए इसके ऊपर एरो लगा दिए, इसी को वेक्टर पढ़ते। विस्थापन है, विस्थापन भी कैसी राशि है, सदिश, इसके ऊपर एरो लगा देंगे। और जबकि कार्य क्या है, अदिश राशि है, इसीलिए डॉट लगाएंगे। अगर यहाँ सदिश होता यहाँ क्रॉस लगा देते। ध्यान दीजिएगा, तो इसे डॉट प्रोडक्ट पढ़ते और ऐसे लग जाता तो इसे क्या पढ़ते, क्रॉस प्रोडक्ट।
डॉट प्रोडक्ट हटता है तो क्या आता है cos थीटा, और क्रॉस प्रोडक्ट रहता है तो क्या आता है sin थीटा। जैसे एक उदाहरण समझ लीजिए, जैसे जो हमारा बल आघूर्ण होता है ना टाउ, वो होता है या वेक्टर क्रॉस डी वेक्टर। क्यों? क्योंकि ये जो बल आघूर्ण है ना टाउ, ध्यान दीजिएगा, बल आघूर्ण जो टाउ है इस सदिश राशि है। क्या है? सदिश राशि। तो ये सदिश गुणनफल इसको पढ़ते हैं, और ये कार्य अदिश राशि इसलिए इसको अदिश गुणनफल पढ़ते हैं। जब ये हटता है तो यहाँ पे आ जाता है एफ डी साइन थीटा, और जब ई हटता है कॉस थीटा आ जाता है। ध्यान दीजिएगा, जैसे मान लीजिए ये बल की दिशा है, ठीक है, बल हो गया, अब विस्थापन भी किधर होगा, तो बल और विस्थापन के बीच का ही कोण क्या है साथियों? थीटा है। विस्थापन और बल के बीच का ही कोण क्या है? थीटा है। अब इसी थीटा की वैल्यू देखिएगा, पेपर में जो छपने वाला क्वेश्चन है उसको बाहर ला रहे हैं। इसी थीटा की वैल्यू अगर कर दिया जाए 90 डिग्री, कितना कर दिया जाए? थीटा, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। अब ध्यान दीजिएगा, cos 90 की वैल्यू कितनी होती है? 0 होती है। कितनी होती है? 0 होती है। मतलब यहाँ ध्यान दीजिए, अगर W बराबर निकालिएगा ना तो क्या आ जाएगा? एफ डी cos 90, और cos 90 की वैल्यू 0, तो पूरा W क्या हो जाएगा साथियों? 0 हो गया। पेपर में क्या छपता है कि जब बल और विस्थापन परस्पर लंबवत होते हैं तो कितना कार्य होता है? कितना होता है? 0 होता है। मतलब ये ना कि जब कोई कुली जानते हैं जो बोझ होता है ना, खुद भी अगर सर पे कोई बोझ लाद के चल रहे होंगे ना, ध्यान दीजिएगा, सर पे कोई भी बोझ लाद के चलेंगे ना, उस समय वर्ग क्या होगा साथियों? 0 होगा। कैसे? कैसे 0 होगा? ध्यान दीजिएगा, हाँ एक ऐतिहासिक फिगर बना रहे हैं, है ना, हाँ एक ऐतिहासिक फिगर बनाया है। कोई व्यक्ति है, सर पे क्या लाद लिया? टोकरी लाद लिया ना, तो इसका भार कहाँ काम करता है साथियों? नीचे की तरफ। किसी भी वस्तु का भार पृथ्वी के हमेशा केंद्र की तरफ, नीचे की तरफ कार्य करता है। मान लीजिए ये व्यक्ति इधर चल रहा है, बीच का देख लीजिए कोण कितना हो गया? 90 डिग्री। वर्ग कितना आ जाएगा? 0। ठीक है, हाँ मतलब कुली सर पे बोझ लाद के चलेगा, बाद में पैसा नहीं दीजिएगा तो भी केस अगर लड़िएगा तो जीत जाइएगा, बट ऐसा नहीं करना है। बेचारा मेहनत कर रहा है, पैसा दे दीजिएगा। ध्यान दीजिएगा, तो जब थीटा इक्वल टू 90 डिग्री तो वर्ग 0। ध्यान दीजिए, अगर थीटा बराबर 0 डिग्री तो मैक्सिमम वर्ग होगा। 0 डिग्री मतलब ये कि जिधर बल लग रहा है इधर की तरफ विस्थापन भी हो रहा है, दोनों एक ही डायरेक्शन में है। ठीक है, तो इस समय थीटा इक्वल टू 0, तो यहाँ से कार्य क्या मिल जाएगा साथियों? अधिकतम। पेपर में क्या पूछता है? किस कोण पर कार्य सबसे अधिकतम होता है? तो थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। और किस पे सबसे कम अच्छा देखिए, ये 0 है ना, 0 से भी कम होता है कब? माइनस में। ध्यान दीजिएगा, 0 से भी कम माइनस में। माइनस कब हो जाएगा? जब 180 हो जाए। cos 180 की वैल्यू -1 होती है। ध्यान दीजिएगा, आगे ढकेलिएगा ना, हाँ मतलब बल लगाइए आगे, लेकिन वस्तु कहाँ जाए? पीछे। कहिए सर कैसे हो सकता है ना, कैसे हो सकता है? बहुत कंडीशन है। ब्रेक लगाइएगा गाड़ी का ना, गाड़ी का ब्रेक लगाइएगा, ध्यान दीजिएगा, तो जब ब्रेक लगाइएगा तो बल पीछे की तरफ काम करेगा, और जबकि गाड़ी कहाँ जा रही है? अभी आगे की तरफ। ब्रेक लगा देंगे तो तुरंत उल्टा थोड़ी चल देगी, ब्रेक लगाएंगे तो विरोधी बल लगेगा जो उसको रोकेगा। तो इस केस में माइनस में कार्य हो जाएगा। माइनस में कब होगा पूछेगा तो बताइएगा, बल के ठीक विपरीत दिशा में विस्थापन होगा -0। कब होगा? बल के ठीक लंबवत हो विस्थापन 0। कब कब किसमें होगा साथियों? कब सबसे अधिकतम होगा? जब बल और विस्थापन दोनों एक ही डायरेक्शन में होंगे। तो बल क्या है साथियों? बल एक सदिश राशि है, विस्थापन भी सदिश है, जबकि कार्य क्या है? अदिश राशि है। अब कार्य के मात्रक की बात कर लीजिए, कार्य के मात्रक की बात कर लीजिएगा। मात्रक क्या होता है साथियों? मात्रक लिखते हैं न्यूटन मीटर, या फिर इसी को लिखते हैं जूल, या फिर क्या लिखते हैं? जूल। ध्यान दीजिएगा, सीजीएस पद्धति में क्या होता है? सीजीएस पद्धति में अर्ग होता है। चलिए अगला ध्यान दीजिएगा, अगला क्या बात करेंगे? ऊर्जा की। ऊर्जा क्या होता है समझिएगा। ऊर्जा जो होता है साथियों, कार्य करने की क्षमता को ही क्या कहते हैं हम लोग? ऊर्जा कहते हैं ना। कार्य करने की जो क्षमता होती है क्या कहलाती है? ऊर्जा यानी एनर्जी कहलाती है। ध्यान दीजिएगा, कार्य करने की क्षमता ऊर्जा कहलाती है। मतलब जितना कार्य होता है ना, जितना कार्य था W बराबर FD cos थीटा ना, वही ऊर्जा के क्या हो जाएगी? बराबर हो जाएगी।
कार्य ऊर्जा दोनों क्या होते हैं, बराबर। अब ऊर्जा का देखिए जो हमारे सिलेबस में है वो है, ध्यान से समझिएगा, कौन सी ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा। कौन सी, यांत्रिक ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा किसे कहते, ध्यान दीजिएगा, गतिज ऊर्जा अब प्लस जोड़ दीजिएगा इसी में, गतिज ऊर्जा अब प्लस स्थितिज ऊर्जा। ध्यान दीजिएगा, गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा जोड़ दीजिएगा, किसके बराबर हो जाएगा साथियों, यांत्रिक ऊर्जा के। गतिज ऊर्जा हाफ mv², यम क्या है, वस्तु का द्रव्यमान, v क्या है, वेग है। स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, mgh। ध्यान दीजिएगा, जब कोई वस्तु गति में रहेगी उसके पास गतिज ऊर्जा, अगर उसकी स्थिति बदल रही है किसके विरुद्ध, गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध, तो उस समय स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, इसमें यम द्रव्यमान, जी गुरुत्वीय त्वरण, h हाइट है। ध्यान दीजिएगा, अगर आपसे पूछ ले कि कोई वस्तु जिसका द्रव्यमान 5 किलोग्राम है, 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गतिमान है, उसके पास कितना ऊर्जा होगी, क्या निकाल दीजिएगा, गतिज ऊर्जा। अगर ये कह दिया कोई वस्तु है 5 किलोग्राम की, कुछ ऊंचाई पे उसको ले गए, उसके पास कितनी ऊर्जा होगी, क्या निकाल दीजिएगा, स्थितिज ऊर्जा। दोनों को जोड़ दीजिएगा, क्या निकल जाएगा, यांत्रिक ऊर्जा। पेपर में क्या छपता है कि मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड की कौन सी ऊर्जा संरक्षित रहती है, ध्यान दीजिएगा, कौन सी ऊर्जा संरक्षित रहती है, यांत्रिक ऊर्जा। नोट करके लिख लीजिए, मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड की यांत्रिक ऊर्जा क्या होती है, यांत्रिक ऊर्जा संरक्षित रहती है। एक नियम है, कौन सा नियम है, ऊर्जा संरक्षण का, ऊर्जा संरक्षण का नियम। मतलब क्या है नियम, ध्यान दीजिएगा कि ऊर्जा को न तो उत्पन्न कर सकते हैं और न ही नष्ट कर सकते हैं, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं। चलिए ध्यान दीजिए, कौन सी ऊर्जा किस फॉर्म में कैसे बदलती है, कुछ छाप रहे हैं, तुरंत छाप लीजिए। चलिए ध्यान दीजिएगा, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला यंत्र, कौन सा ऊर्जा साथियों, यांत्रिक ऊर्जा को, यांत्रिक ऊर्जा को किस में बदलना है, हाँ, विद्युत ऊर्जा में। ध्यान दीजिएगा, कौन सा यंत्र बदलता है, लिख लीजिएगा, जनरेटर। कौन सा यंत्र, जनरेटर। जनरेटर क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। पेपर में यही छपेगा कि कौन सा उपकरण यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, कौन सा, जनरेटर। अगला ध्यान दीजिएगा, विद्युत ऊर्जा को अब यांत्रिक ऊर्जा में कौन बदलता है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाला यंत्र क्या कहलाता है, मोटर। अच्छा, यांत्रिक ऊर्जा नहीं समझ पा रहे हैं, अभी बताए थे स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का योगफल। जनरली ऐसे समझिए, जो चीज घूम रहा है ना अपनी जगह पे, जैसे मोटर क्या करती है, घूमती है, इंजन क्या करता है, घूमता है, तो कौन सी ऊर्जा दे रहा है, यांत्रिक ऊर्जा। ठीक है, तो देखिए मोटर को विद्युत देते हैं, लगता है घूमने, कौन सी ऊर्जा मिल गया, यांत्रिक ऊर्जा। चलिए अगला ध्यान दीजिएगा, हाँ, सेल क्या करता है साथियों, सेल जो होता है ना, रासायनिक ऊर्जा को, रासायनिक ऊर्जा को किस में बदल देता है, विद्युत ऊर्जा में। ध्यान दीजिएगा, पेपर में छपा हुआ है कि रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला उपकरण कौन सा है, सेल है। चलिए और एक लिख लीजिए, हीटर। हीटर क्या करता है साथियों, उष्मीय ऊर्जा ना, उष्मीय ऊर्जा। ध्यान दीजिएगा, उष्मीय ऊर्जा में बदलता है किसको, विद्युत ऊर्जा को, विद्युत ऊर्जा। अच्छा, बल्ब क्या करता है, बता दीजिए तो, बल्ब क्या करता है, उष्मीय ऊर्जा प्लस प्रकाश ऊर्जा दोनों देता है। कौन साथियों, बल्ब। किसके द्वारा, विद्युत के द्वारा जब चलाते हैं तब। ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, छाप लीजिए, विद्युत ऊर्जा को बल्ब किस में बदल देता है, उष्मीय ऊर्जा और प्रकाश ऊर्जा में। ये 4-5 तो इंपॉर्टेंट थे, लिख दिए हैं, नोट कर लीजिए। चलिए अब अगला बात करते साथियों, किस पे, शक्ति की, है ना। शक्ति से क्वेश्चन बनता है, क्या बनता है कि किसी मोटर की, अच्छा एक चीज और नोट करके लिख लीजिए ना, ऊर्जा का, ऊर्जा का मात्रक। ध्यान दीजिएगा, ऊर्जा का मात्रक। अच्छा ध्यान दीजिए, ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, जो कार्य का मात्रक होता है, यानी क्या, यानी कि जूल ही ऊर्जा का मात्रक होता है। अगला ध्यान दीजिएगा, 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 1 यूनिट। छाप लीजिए, पेपर में छपा हुआ क्वेश्चन है, 1 यूनिट, और ये कितने जूल के बराबर होता है, 3.6 इंटू 10 पावर 6 जूल
कितना होता है साथियों 3.6 इंटू 10⁻6 जूल कितने के बराबर 1 किलोवाट घंटा के या फिर 1 यूनिट। 1 किलोवाट घंटा को ही साधारण भाषा या व्यवहारिक भाषा या फिर व्यापारिक भाषा में क्या कहते हैं 1 यूनिट कहते हैं और 1 यूनिट इतने जूल के बराबर होता है। चलिए ध्यान दीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट था, नोट करके क्या करिएगा लिख लीजिएगा। अब अगला चलते साथियों किस पे, शक्ति पे। शक्ति क्या होती है? अच्छा, ऊर्जा और शक्ति के परिभाषा में लड़के हमेशा कंफ्यूज रहते हैं, है ना। पावर मतलब शक्ति यानी सामर्थ्य, है ना, ध्यान दीजिएगा, पावर या सामर्थ्य, ठीक है। ऊर्जा की परिभाषा दिए थे कार्य करने की क्षमता ऊर्जा होगी, जबकि शक्ति का परिभाषा होगा कार्य करने की जो एकांक समय में किया गया कार्य या फिर कार्य करने की जो समय दर होगी। दोनों बात, कार्य करने की समय दर क्या कहलाएगी? शक्ति कहलाएगी। फॉर्मूला क्या लिखते हैं? शक्ति P बराबर W/T। P बराबर W/T। W क्या है? कार्य है। T क्या है? समय है। और T तो शक्ति है ही। रिवीजन है, हम ज्यादा डीपली नहीं जाएंगे, बस जहां से क्वेश्चन बन जाए उसी को उठा लेंगे। ध्यान दीजिएगा, W की वैल्यू आप कुछ भी रख सकते हैं, कुछ भी क्या mgh भी रख सकते हैं, स्थिति ऊर्जा के बराबर भी W बराबर हाफ mv स्क्वायर भी रख सकते हैं। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कार्य करिएगा। हम जब क्वेश्चन करवाएंगे एक एक को जरूर उदाहरण इस पे लेंगे। चलिए ध्यान दीजिए, मात्रक अगर लिखेंगे तो क्या लिखिएगा? मात्रक लिखिएगा तो क्या? जूल, कार्य का मात्रक जूल बटे सेकेंड, तो क्या लिख लीजिएगा? जूल प्रति सेकेंड, या फिर इसी को लिखते हैं वाट। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है ध्यान दीजिएगा, 1 HP यानी 1 HP यानी 1 हार्स पावर या 1 अश्वशक्ति। क्या कहते हैं इसी को? अश्वशक्ति। ध्यान दीजिएगा, 1 अश्वशक्ति बराबर कितना वाट होता है साथियों? 746 वाट। पेपर में ये डायरेक्ट छपता है, क्या छपता है कि अश्वशक्ति किसका मात्रक है? शक्ति का यह नाम भी लगा है शक्ति। चलिए, 1 अश्वशक्ति में कितने वाट? 746। कभी कभी 5 अश्वशक्ति दे देता है, 5 से क्या करिएगा गुणा कर दीजिएगा, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। ये था आपका शक्ति, ठीक है। हाँ, शक्ति हो गया क्या फाइनल। चलिए अब आते हैं पदार्थ की अवस्था पर। चलिए पहली बात कर लेते हैं, पदार्थ किसे कहते हैं ना। हाँ, जिनको ज्ञानेंद्रिय द्वारा महसूस कर सके, जिनका कुछ जगह घेरने के लिए यानी आयतन हो और जिनका कुछ द्रव्यमान हो, उसे क्या कहेंगे? पदार्थ कहेंगे। कितनी अवस्थाएं जनरली? ध्यान दीजिएगा, 3 अवस्थाएं। कौन कौन सी? ठोस, द्रव और गैस। अब पेपर में पेपर वाले चलाक हैं, क्या पूछते हैं? चौथी अवस्था। छाप लीजिएगा, चौथी कौन सी है? प्लाज्मा, है ना। चौथी प्लाज्मा। एक और छाप दे रहे हैं, एक और छाप दे रहे हैं, छाप लीजिए। हाँ, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन, है ना। कंडेंसेट्स भी लिखा होगा, कोई दिक्कत नहीं ना। कंडेंसेट्स, ठीक है। कंडेंसेट्स होता है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट्स, 5वां वाली है ना, ठीक है। चौथा प्लाज्मा, यहां से क्वेश्चन नहीं पूछता है, यहां से नहीं पूछेगा कभी भी, यहां से पूछ लेता है कि पदार्थ की चौथी अवस्था का क्या नाम है? प्लाज्मा। कब उत्पन्न होता है ये? जब बिजली चमकती है। जब आकाश में क्या चमकता है साथियों? बिजली चमकता है। कमेंट बॉक्स में छापिएगा ना कि कौन से मंडल में मौसमी घटनाएं होती हैं, कौन से वायुमंडल में मौसमी घटनाएं होती है, कमेंट बॉक्स में छाप दीजिएगा। चलिए ठोस संरचना की बात कर लें। इसके अणु क्या होते हैं साथियों? बिल्कुल पास होते हैं ना। ठोस के द्रव के अणु देखिए, द्रव के अणु थोड़ा क्या होते हैं साथियों? इससे दूर होते हैं। और गैस के तो बहुत दूर, केवल 3 ठो बना लीजिएगा, मुंह नोचवा लिया। ध्यान दीजिएगा। चलिए देखिए, एक वर्ड क्या है? अंतराणविक दूरी। ध्यान दीजिएगा, अंतराणविक दूरी, और एक वर्ड है अंतराणविक बल। ध्यान से समझिएगा, यहां से क्वेश्चन बनता है, ठीक है। अंतराणविक दूरी क्या होती है? इसी अणुओं के मध्य जो रिक्त स्थान दिख रहा है ना आपको, यही क्या होती है? अंतराणविक दूरी होती है। और अंतराणविक बल किसे कहते हैं? जिस बल के द्वारा ये अणु आपस में चिपके हैं ना, उसी को क्या कहते हैं? अंतराणविक बल कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, अंतराणविक दूरी सबसे ज्यादा किसमें? गैस में। देखिए सबसे कम किसमें? ठोस में। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे ज्यादा यानी अधिक की अगर बात कर ले, अधिक और कम, है ना। अधिक किस में होगा? अधिक होगा गैस में, और कम किस में होगा? ठोस में,
ठीक है, बीच में द्रव, हमेशा बीच में द्रव। चलिए, अंतराणविक बल सबसे ज्यादा किसमें होगा, ध्यान दीजिएगा, अंतराणविक बल ना जिसमें हाई दूरी अधिक होगी उसमें बल सबसे कम होगा। देखिए, दूरी ज्यादा है इसका मतलब उसमें बल कम है, तभी वो दूरी ज्यादा है। तो बताइएगा बल सबसे अधिक किसमें होगा, कहिएगा सर ठोस में, क्योंकि इसमें पास पास से चिपके हैं। तो ठोस में क्या होगा साथियों, हाँ ठोस में अधिक होगा क्या, अधिक होगा क्या अंतराणविक बल, और कम किसमें होगा साथियों, कम होगा गैस में, और एकदम नगण्य के बराबर। खोल दीजिएगा गैस को, सब उड़ जाएंगे। ठीक है, तो पेपर में आपसे क्या पूछेगा, घटता क्रम और बढ़ता क्रम लिखिए कि इसका अंतराणविक दूरी का। क्या करिएगा, सबसे ज्यादा गैस में है, सबसे कम ठोस में है, घटता क्रम लिख दीजिएगा। ठीक है, बढ़ता क्रम पूछे जो भी पूछे यहाँ से आप कर लीजिएगा। चलिए ध्यान दीजिए, पदार्थ की अवस्थाएं थी 5, मेनली 3 थी। चौथा पूछेगा प्लाज्मा कब उत्पन्न होता है, जब बिजली चमकती है। संरचना ये रही। ठीक है, अब अगला ध्यान दीजिएगा, अगला है पदार्थों का वर्गीकरण। चलिए, पदार्थों का वर्गीकरण किस प्रकार से किया गया वही समझिएगा। एक शुद्ध पदार्थ और दूसरा अशुद्ध पदार्थ। शुद्धता के आधार पे था, ध्यान दीजिएगा, ये अवस्था के आधार पे था, ठोस द्रव गैस प्लाज्मा। अभी शुद्धता के आधार पे 2 प्रकार के, एक शुद्ध पदार्थ, शुद्ध पदार्थ, और दूसरा साथियों अशुद्ध पदार्थ। ध्यान दीजिएगा, शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ। ध्यान दीजिएगा, शुद्ध पदार्थ नाम से क्लियर हो रहा है, जब शुद्ध हो, देसी घी जैसा, है ना, पतंजलि गाय का देसी घी, गजब हाल है प्रचार, पतंजलि गाय, गाय भी पतंजलि हो गई, सेंटेंस उल्टा बोल देते। चलिए, शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ। शुद्ध यानी जिसमें बिल्कुल भी कोई मिलावट ना हो, शुद्ध पदार्थ कौन कौन से हैं, छाप लीजिए। एक तत्व है, दूसरा क्या है, यौगिक है। तत्व यानी एलिमेंट्स, यौगिक यानी कंपाउंड। कितने तत्व हैं अब तक ढूंढे गए, 118 यानी 118। याद करने की एक बेहतरीन ट्रिक बताई गई है, कौन सा धातु होता है, कौन सा अधातु, कौन सा उपधातु, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा, आप जरूर विजिट करिए। अगर धातु अधातु उपधातु पहचानना है वहां से जरूर जान जाइएगा। चलिए ध्यान दीजिए, कहते किसे तत्व, ध्यान दीजिएगा, ऐसे देखिए शुद्ध पदार्थ है तत्व, ऐसे शुद्ध पदार्थ जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलके बने होते हैं। ठीक है, कितने हैं, 118। ठीक, यौगिक क्या होंगे, ध्यान दीजिएगा, जो तत्वों से मिलके बनेंगे लेकिन एक निश्चित अनुपात में। जैसे देखिएगा CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, अगर इसमें रेशियो पूछ ले तो 1 रेशियो कितने का, 2 का। ध्यान दीजिएगा, ई अनुपात जो 1:2 है ना, ई इनकी संख्या का अनुपात है, 1 भाग कार्बन 2 भाग ऑक्सीजन। लेकिन अगर द्रव्यमान का अनुपात पूछ ले तो कार्बन का द्रव्यमान होता है 12, ऑक्सीजन का होता है 16, और 2 ऑक्सीजन है, 16 दूनी 32। ठीक है, अब 2 से क्या करिएगा, काट दीजिएगा, तो 2 छक्का 12 और 16 दूनी 32। अभी भी देखिए 2 से कटेगा, काट दीजिए, 2 तिया 6 और 2 8, तो कितना का अनुपात हो गया, द्रव्यमान में 3:8 का, संख्या में पूछे तो 1:2 का। चलिए, अशुद्ध पदार्थ की अगर बात कर लीजिएगा, अशुद्ध पदार्थ में कौन आता है साथियों, बस एक ही व्यक्ति, कौन व्यक्ति, मिश्रण, मिलावटी खोर मिक्सचर, है ना, मिश्रण। कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, एक समांगी मिश्रण और दूसरा विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण, ध्यान दीजिएगा, समांगी मिश्रण किसे कहेंगे, नाम से देखिए, समान अंग जिसमें हो, अलग अलग दिखाई न दे, समांगी मिश्रण। जैसे चीनी पानी घोल दीजिएगा, अलग अलग नहीं दिखेंगे, समांगी मिश्रण। नमक पानी घोल दीजिएगा, अलग अलग नहीं दिखेंगे, समांगी मिश्रण। विषमांगी मिश्रण जो अलग अलग दिखाई दे दे, ध्यान दीजिएगा, माइक्रोस्कोप से नहीं, ऐसे ही आंखों से देखना, नंगी आंखों से। ध्यान दीजिएगा, जैसे पानी बालू मिला दीजिएगा ना, रेत पानी अलग अलग क्या होंगे, दिखेंगे, मिट्टी पानी मिला दीजिएगा, अलग अलग दिखेंगे। कौन सा मिश्रण हो गया, विषमांगी मिश्रण। चलिए अगला ध्यान दीजिएगा, एक वर्ड इसी में आता है, क्या चीज, विलेय और विलायक। नोट करके छाप लीजिएगा, जिसमें लड़के अक्सर कंफ्यूज रहते हैं। विलेय, विलेय और विलायक। विलेय जो विलीन हो गया, विलीन मतलब जिसका अस्तित्व खत्म हो गया, विलेय। अब विलायक विलवाने वाला, विलवाने वाला मतलब जो खोआ देगा अपने अंदर। ऐसे समझिएगा, चीनी पानी ले लीजिए, क्या ले लीजिए, चीनी पानी, पानी में चीनी क्या करिएगा, घोल दीजिए, चीनी का अस्तित्व गायब हो गया, तो चीनी गायब, चीनी विलेय, विला गई। अब कौन बिलवा दिया, पानी बिलवा दिया, तो पानी क्या है, विलायक। नोट करके लिख लीजिएगा कि पृथ्वी पे सबसे अच्छा विलायक कौन सा है,
पानी है। नोट करके लिखिए, पानी में अक्सर चीजें, मैक्सिमम चीजें क्या होती हैं, घुल जाती हैं, जो घुलने वाली होंगी। कहिएगा सर लोहा घुल देंगे, गजब का हाल है। अरे वो नहीं घुलेगा यार, घुलने वाली चीजें ना। हाँ, कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन का आंसर छापिएगा कि अगर लोहे पे जंग लग जाए, क्या लग जाए, लोहे पे जंग लग जाए तो उसका द्रव्यमान घटेगा या बढ़ जाएगा। कमेंट बॉक्स में जरूर छापिएगा। चलिए, अब हमारा हो गया साथियों, पदार्थों का वर्गीकरण भी कंप्लीट हो गया। अब चलेंगे कहाँ पे, अब जीव विज्ञान वाले टॉपिक्स उठाएंगे। क्या चीज, कोशिका। चलिए ध्यान दीजिएगा, क्या करेंगे, जीव विज्ञान वाले पहले टॉपिक खतरनाक वाला है। कौन सा वाला, कोशिका है। ध्यान दीजिएगा। अच्छा, जीव विज्ञान के खोजकर्ता कौन है, अरस्तु ना। ध्यान दीजिएगा, कौन है, अरस्तु। चलिए ध्यान दीजिए, कोशिका की बात कर लेते हैं, यानी सेल, सेल यानी कोशिका। अच्छा देखिए, एक चीज बढ़िया याद आ गया है ना, सेल माने अंग्रेजी में होता है बेचना, सेल माने अंग्रेजी में बेचना। और सेल अब ना फिजिक्स में बताया, सेल माने सेल बैटरी वाला है ना। जीव विज्ञान में देखिए, सेल माने कोशिका। लड़कवा बेचारे मर जाते, कौन सा सेल हम पढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, कोशिका वाला सेल पढ़ रहे हैं। चलिए, सेल यानी कोशिका, पहली बात की नोट करके छापते चलिएगा, डायरेक्ट जो क्वेश्चन पेपर में छपेंगे कि कोशिका का खोज करता कौन, खोज करता है ना, कौन है साथियों, ध्यान दीजिएगा, रॉबर्ट हुक। कौन से सन में, 1665 में, ठीक है। लेकिन जो ये खोजे थे ना, ये मरी हुई थी। जीवित किसने खोजा, ध्यान दीजिएगा, जीवित कोशिका, जीवित कोशिका की खोज कौन किया, ध्यान दीजिएगा। अच्छा, राइटिंग पे मत जाइएगा क्योंकि समय क्या है, कम है ना। जीवित कोशिका की खोज, ध्यान दीजिएगा, एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक। ध्यान दीजिएगा, एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक। कौन से सन में साथियों, हाँ सन की बात कर लेना तो लिख लीजिएगा 1674। कितना, 1674। अच्छा देखिएगा, अगर आपसे केवल पूछ ले कोशिका की खोज कब हुई तो कब कहिएगा, 1665 में, क्योंकि पहले खोज लिया गया था। कोशिका का खोज किसने किया, केवल ये पूछेगा तब भी आप रॉबर्ट हुक मारेंगे, जब तक कि जीवित वाला वर्ड नहीं लगाएगा। क्योंकि देखिएगा 1665 1674 कौन पहले खोजा, 1665 भले मरा हुआ खोजा। चलिए अगला ध्यान दीजिएगा, तीसरा पॉइंट, कोशिका का खोज करता हो गया। कोशिका का अध्ययन, कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, साइटोलॉजी। ध्यान दीजिएगा, साइटोलॉजी। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाएगा साथियों, साइटोलॉजी। कोशिका का सिद्धांत किसने दिया, कोशिका का सिद्धांत किसने दिया, हाँ स्लाइडेन और स्वान ने। क्या लिख लीजिएगा, स्लाइडेन प्लस स्वान, दो लोग थे ना, तो स्लाइडेन और स्वान, स्लाइडेन और स्वान ने क्या खोजा, कोशिका का सिद्धांत। क्या होता है कोशिका का सिद्धांत ना, कि जो कोशिका सबसे छोटी इकाई, ध्यान दीजिएगा, किसी जीवन की, तो इन्होंने ये कह दिया कि जितने भी जीवधारी है ना, सब छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलके बने हुए हैं, वही है कोशिका का सिद्धांत। बहुत बड़ी बात नहीं है। चलिए ध्यान दीजिए, अगला ना, पूरा पूरा ब्रह्मांड में बात कर रहे हैं, सबसे छोटी कोशिका। ध्यान दीजिएगा, आर ओवर सबसे छोटी कोशिका ना, या फिर कर लीजिए विश्व में सबसे छोटी कोशिका, जैसे भी लिखना और लिख लीजिए। संसार की सबसे छोटी कोशिका, संसार की सबसे छोटी कोशिका, सबसे छोटी कोशिका क्या लिखिएगा, लिख लीजिए माइकोप्लाज्मा। क्या लिखिए, माइकोप्लाज्मा, ठीक है। और सबसे बड़ी कह दे तो संसार की सबसे बड़ी कोशिका क्या लिखिएगा, शुतुरमुर्ग का अंडा। हाँ शुतुरमुर्ग है ना, शुतुरमुर्ग का अंडा, ठीक है, शुतुरमुर्ग का अंडा सबसे क्या है, बड़ा है, ठीक है। अब अगर मानव शरीर में सबसे बड़ा है छोटा पूछ ले तो ध्यान दीजिएगा, मानव शरीर में सबसे बड़ा, सबसे बड़ी कोशिका क्या हो जाएगी साथियों, ध्यान दीजिएगा, अंडाणु की कोशिका। किसमें पाई जाती, महिलाओं में, है ना। सबसे बड़ी हो गई अंडाणु की कोशिका, ठीक है। और सबसे छोटी अगर बात की जाए मानव शरीर में, तो सबसे छोटी ध्यान दीजिएगा शुक्राणु, जो किसमें पाया जाता है साथियों, पुरुषों में, ठीक है। अंडाणु फीमेल, एफ लिखते हैं, शुक्राणु मेल, ठीक है।
चलिए, ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, किससे संबंधित, कोशिका से, जो डायरेक्ट पेपर में आपसे कहीं ना कहीं छप जाएंगे कि कोशिका का खोज रॉबर्ट हुक, जीवित कोशिका एंटोनियो वान ल्यूवेनहॉक, कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी, कोशिका का सिद्धांत किसने दिया, स्लाइडेन और स्वान ने, सबसे छोटी कोशिका संसार की माइकोप्लाज्मा, सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा, मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु, सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु। लिख लीजिए, एक और मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका, कौन सी कोशिका, लंबी कोशिका, ध्यान दीजिएगा, लंबी कोशिका क्या हो जाएगी साथियों, लंबी कोशिका में हो जाएगा न्यूरल सेल ना, हाँ, तंत्रिका तंत्र की कोशिका, लिख लीजिएगा, तंत्रिका तंत्र की कोशिका, ध्यान दीजिएगा, तंत्रिका तंत्र की कोशिका कहाँ पे होती है साथियों, ब्रेन में ना, ब्रेन में सबसे ज्यादा पाई जाती है, कौन, न्यूरॉन सेल। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछता है, न्यूरॉन सेल तंत्रिका तंत्र की कोशिकाओं में ना अभी एक वर्ड बताएंगे जिसको कहते हैं सेंट्रोसोम ना, अनुपस्थित होता है, ठीक है, अभी जस्ट बता रहे हैं, तुरंत इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं। ध्यान दीजिएगा साथियों, कोशिका के महत्वपूर्ण भागों को हम क्या किए हैं, लिख दिए हैं ना, हम पेपर में डायरेक्ट इसी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए ध्यान दीजिए, कोशिका झिल्ली, जो कोशिका का सबसे भार वाला भाग होता है ना, कोशिका झिल्ली कहलाता है। ध्यान दीजिएगा, किस चीज से बनी होती है साथियों, प्रोटीन से ना, ध्यान दीजिएगा, किसका बना होता है, प्रोटीन का, ठीक है। अब प्रोटीन का निर्माण कौन करता है साथियों, राइबोसोम, कौन करता है निर्माण साथियों प्रोटीन का, राइबोसोम प्रोटीन का क्या करता है, निर्माण करता है। ध्यान दीजिएगा, राइबोसोम प्रोटीन का निर्माण करता है। चलिए, कोशिका भित्ति किस चीज की बनी होती है, सेलुलोज, छाप लीजिएगा, किसका, सेलुलोज का। अब कोशिका भित्ति केवल और केवल किस में पाई जाती है साथियों, पादप कोशिकाओं में। पेड़ पौधों की कोशिकाओं में कोशिका भित्ति पाई जाती है, हम लोगों की कोशिकाओं में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती, ये पाया जाता है हम लोगों में, बस यही नहीं पाया जाता। चलिए, माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है साथियों, ऊर्जा घर ना, ऊर्जा बनाता है कौन, माइटोकॉन्ड्रिया, इसीलिए इसको ऊर्जा घर भी बोलते हैं। किस फॉर्म में बनाता है, एटीपी के फॉर्म में बनाता है, एटीपी यानी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है, कोई दिक्कत। इसी एटीपी को क्या कहते हैं, ऊर्जा की मुद्रा, छाप लीजिए, डायरेक्ट छपेगा पेपर में। एटीपी को क्या कहते हैं, ऊर्जा की मुद्रा कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया का खोज करता अल्टमैन, है ना, कौन मैन, अल्टमैन क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया के खोज करता। क्या करता है माइटोकॉन्ड्रिया, कोशिका में ऊर्जा का निर्माण करता है, यानी कोशिका का ऊर्जा घर कहलाता है। किस फॉर्म में ऊर्जा बनती है, एटीपी, इसी को क्या कहते हैं, ऊर्जा की मुद्रा। राइबोसोम का काम अभी बताएं, प्रोटीन का निर्माण करना है, खोज करता कौन है, पैलाडे ना, हाँ, पैलाडे जी ने इसको खोजा है, इसीलिए इसी राइबोसोम को पैलाडे कण भी कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, पैलाडे कण भी कहते हैं किसको, राइबोसोम को। क्या बनाता है, प्रोटीन, इसीलिए इसको प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहते हैं। चलिए अगला ध्यान दीजिए, सेंट्रोसोम क्या काम करता है साथियों, कोशिका विभाजन यानी सेल डिवीजन का काम करता है कौन, सेंट्रोसोम ना, कोशिका का क्या करता है, विभाजन करता है, कौन, सेंट्रोसोम, कोशिका का विभाजन यानी, हाँ, सेंट्रोसोम कोशिका का विभाजन करता है, किस चीज से, जल। आप देखिए, ध्यान दीजिएगा, कैसे करता है समझिएगा, जब कोशिका कोई मर जाती है ना, तो उसके जगह को क्या करता है, बगल वाली कोशिका फैल के कवर कर लेती है, वो कौन करवाता है, सेंट्रोसोम करवाता है, ठीक है, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। ध्यान देखो, जो अभी बताया तंत्रिका तंत्र की कोशिकाएं, उसमें ये सेंट्रोसोम नहीं होता है, इसीलिए जब खोपड़ी पे कभी घाव लगता है ना, ध्यान दीजिएगा, तंत्रिका तंत्र की कोशिका से ही ब्रेन मिलके बना है, और जब खोपड़ी पे घाव लगता है तो सेल डिवीजन वहां होता नहीं है, क्यों, क्योंकि सेंट्रोसोम अनुपस्थित होता है, इसीलिए सर का चोट जल्दी सही नहीं होता है। ध्यान दीजिए, सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है, लीवर में, लीवर में सबसे ज्यादा पाया जाता है, ध्यान दीजिएगा, और सबसे कम खोपड़ी यानी ब्रेन में। चलिए, गोल्जी काय क्या करता है साथियों, गोल्जी काय क्या करता है, गोल्जी बॉडी ना, हाँ, ऊर्जा का एक स्थान से, या प्रोटीन जो भी समझ लीजिए, जितना भी मेन ऊर्जा वाले पार्ट्स हैं सबको एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाता है। जैसे हम बोल रहे हैं ना, हमको सबसे ज्यादा ऊर्जा कहाँ चाहिए, मुंह को, है ना, तो सब जगह से ऊर्जा खींच के लिया किसको देगा, मुंह को। कौन काम करता है, गोल्जी का।
चलिए, यानी परिवहन का कार्य करता है कौन? ऊर्जा के परिवहन का कौन कार्य करता है साथियों? गोल्जी बॉडी यानी गोल्जी कार। अंतःप्रद्रव्य जालिका क्या करती है? ध्यान दीजिएगा, ये सपोर्ट प्रदान करती है किसको? कोशिका को, कि कोशिका अंदर से पचके वचके ना। ठीक है, इसके दो भाग होते हैं, ध्यान दीजिएगा कितने भाग होते हैं इसके? दो भाग, एक स्मूथ वाला, स्मूथ यानी चिकना वाला भाग, और एक रफ यानी खुरदरा भाग। इसके दो भाग होते हैं, ध्यान दीजिएगा, एक चिकना और एक खुरदरा। चिकना वाले साइड वसा का निर्माण होता है, खुरदरा वाले साइड प्रोटीन का निर्माण होता है। इसी में खुरदरा वाला जो भाग होता है यह राइबोसोम होता है, और यही क्या करता है? इसी में प्रोटीन का निर्माण करवाता है। राइबोसोम को ध्यान दीजिए पलाडे कण भी कहते हैं, क्योंकि इसका खोजकर्ता पलाडे थे। प्रोटीन की फैक्ट्री से कहते, और कोशिका का सबसे छोटा अंग भी कौन है? राइबोसोम। चलिए अगला बात करते हैं रसधानी। ये क्या करता है साथियों? जल को स्टोर करके रखता है ना, जल का क्या करता है? स्टोर करता है। कौन? रसधानी यानी वैक्यूल्स। ठीक है, जो शरीर में 70% 65 से 70% पानी है ना, वो कहाँ पे है? इसी रसधानियों में ही भरा पड़ा है। केंद्रक साथियों, केंद्रक, केंद्रक को ध्यान दीजिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट है ना, पेपर में छपेगा। क्या होता है केंद्रक? ध्यान दीजिए, खोजकर्ता पहले रॉबर्ट ब्राउन। खोजकर्ता कौन है? रॉबर्ट ब्राउन। ठीक है, चलिए क्या होता है केंद्रक का कार्य? कोशिका को नियंत्रित करके रखना। कोशिका का हेड है, कंट्रोलर कौन? केंद्रक। ठीक है, चलिए इसी में पाया जाता है क्या? कोशिका में ही पाया जाता है केंद्रक द्रव्य। केंद्रक के अंदर ही होता है केंद्रक द्रव्य, और कोशिका के अंदर होता है कोशिका द्रव्य। ऐसे समझ लीजिएगा। चलिए एक हम फिगर जैसे बना दे रहे हैं, चलिए समझ लीजिएगा ना। क्या है ना साथियों, ये चीज होगा कोशिका, ये है, ध्यान दीजिएगा। हाई हो गया कोशिका झिल्ली आपका, इसी के बारहवां लगा हुआ कोशिका भित्ति हो गई। ठीक है, यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया होगा, सेंट्रोसोम होगा, गोल्जी बॉडी होगा, राइबोसोम होगा, ER होगा, है ना, और यहाँ बीच में होगा केंद्रक यानी सेंटर, केंद्रक। ध्यान दीजिएगा, केंद्रक होगा बीच में, और ये क्या करता है? सबको कंट्रोल करके रखता है। और इस कोशिका में जो द्रव्य पाया जाता है इसको कोशिका द्रव्य कहते, और केंद्रकवा के अंदर जो द्रव्य पाया जाता है उसको केंद्रिका द्रव्य कहते, और उसी में पाया जाता है क्या चीज? गुणसूत्र। कितने होते हैं? 46, यानी 23 जोड़े। पेपर में पूछता है कितनी जोड़ी गुणसूत्र है, कितने हैं? 23 जोड़े या फिर 46 ठो। कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। चलिए अगला ध्यान दीजिएगा, लाइसोसोम, है ना। लाइसोसोम क्या है साथियों? आत्मघाती थैली। आत्मघाती थैली बोलते हैं इसको। क्या करता है? कोशिका के अंदर कौनो गड़बड़ी हुआ तो कोशिका को क्या करता है? मार देता है, या कोशिका की साफ सफाई करता है। ध्यान दीजिएगा, साफ सफाई करता है कौन? हाँ, लाइसोसोम साफ सफाई का कार्य करता है किसके? कोशिका के। लास्ट वाला देखिएगा। अच्छा, लाइसोसोम को अभी बताएं क्या कहते हैं? सबसे इंपॉर्टेंट चीज अभी जस्ट बोले हैं, कोशिका की आत्मघाती थैली। ध्यान दीजिएगा, लवक की बात करते हैं, इसको अलग से देखते हैं। ध्यान दीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। ध्यान दीजिएगा, लवक में कितने साथियों? 3 है ना। प्लास्टिड यानी लवक में कितने हैं? 3। एक हो गया हरित लवक, हरित लवक, दूसरा लिख लीजिएगा वर्णी लवक, वर्णी लवक, और तीसरा लिख लीजिएगा साथियों अवर्णी लवक, है ना। वर्णी लवक और अवर्णी लवक। ध्यान दीजिएगा, हरित लवक क्या करता है साथियों? पेड़ पौधों को हरा रंग प्रदान करता है ना, हरित लवक। पेपर में पूछता है कौन से लवक के कारण पेड़ पौधों का रंग हरा होता है? हरित लवक के कारण। ठीक है, यही भोजन बनाने का क्या करता है? काम भी करता है कौन? हरित लवक। इसी के कारण भोजन भी बनता है। चलिए, वर्णी लवक क्या करता है? रंग प्रदान करता है। क्या प्रदान करता है? रंग प्रदान करता है। जैसे टमाटर का रंग लाल होता है ना, कौन से लवक के कारण? सब खटाखट क्या करिए, छाप लीजिए तो। टमाटर का रंग लाल होता है किसके कारण? हाँ, लाइकोपीन। किसके कारण? लाइकोपीन। हाँ, लाइकोपीन से टमाटर का रंग क्या होता है? लाल होता है। अगला लिख लीजिएगा हल्दी, है ना। हल्दी किस रंग की होती है साथियों? हल्दी हरियर की पीयर, है ना, पीला होता है। चलिए, कौन सा चीज होता है साथियों? जेंथोफिल ना। हाँ, जेंथोफिल से होता है। पेपर में छपेगा डायरेक्ट कि टमाटर का रंग लाल किस लवक के कारण होता है। कौन सा लवक मारेगा? लाइकोपीन यानी वर्णी लवक। ठीक है, हल्दी जेंथोफिल। चलिए, चुकंदर छाप लीजिए, चुकंदर यानी चुकंदर, है ना, बीटानोन।
ठीक, बीटा नोन, ठीक है। और छाप लीजिए गाजर, क्या लिख लीजिएगा, कैरोटीन, है ना। कैरोटीन से क्या हो गया, गाजर। टमाटर, हल्दी, चुकंदर, गाजर। एक लास्ट छाप लीजिएगा, क्या चीज, पपीता। क्या छाप लीजिएगा, पपीता। कैरिका, कैरिका जेंथिन, है ना। कैरिका जेंथिन, क्या लिखिएगा, कैरिका जेंथिन, है ना। ये किसके कारण क्या होता है साथियों, इसके कारण पपीता का रंग पीला, पपीता देखते हैं ना पीला हल्का लाल करके होता है, वो किसके कारण, कैरिका जेंथु, हाँ जेंथेनिन के कारण। चलिए ये इम्पोर्ट, अच्छा अवर्डी लेवल क्या करता है साथियों, ये कोई रंग नहीं प्रदान करता पेड़ पौधों को, ये रंगहीन होता है। क्वेश्चन आपसे यहाँ से पूछे जाएंगे, इंपॉर्टेंट करके क्या करिएगा, छाप लीजिएगा। साथियों आज का जो लेक्चर था यहीं पे कंप्लीट होता है। उम्मीद करेंगे आपको बहुत अच्छा लगा होगा। हम लोग किस किस चीज पे बात किए, घर्षण बल, कार्य ऊर्जा शक्ति, बाकी 2-3 मीटर दिए। क्या था, पदार्थ की अवस्थाएं थी, पदार्थ का वर्गीकरण था, और कोशिका के बारे में बात हुआ, और कोशिका के भाग पे चर्चा हुई। इंपॉर्टेंट लेक्चर था, जरूर आप इसे अच्छे से नोट्स बना के लिख लीजिएगा। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर भी अपने साथियों के साथ करिएगा। साथियों अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।